हेलो। मैंने कैदी आत्मा का कहर के पार्ट 1 में आपको राजीव के बारे में बताया और इस कहानी को मैंने वहीं पे अधूरा छोड़ दिया था। अब मैं आगे की कहानी इस पार्ट 2 में आपको सुनाने जा रहा हूँ। हाँ, तो मैं कह रहा था कि दादी किसी अनिष्ट के लक्षण का इंतजार कर रही थी और वो खेल अब शुरू हो ही गया। आपको याद है ना, कहानी के अंत में मैंने कहा था कि अब खेल शुरू होने वाला है। हाँ, कहानी में जिस क्लाइमेक्स का इंतजार आप कर रहे हैं उस क्लाइमेक्स की शुरुआत तो अब होती है। राजीव तो दादी के पास ही सोता था। उसी रात राजीव रात में अचानक उठ बैठा। डर के मारे उसका पूरा शरीर कांप रहा था। दादी ने उसका यह हाल देखा तो हनुमान चालीसा का पाठ करने लगी। थोड़ी देर में वह शांत हुआ और फिर शांत होकर सो गया। लेकिन दादी की आंखों से नींद गायब हो गई। और यह तो सिलसिले की शुरुआत थी। अब रात में राजीव अक्सर उठकर बैठ जाता और कहता कि एक लड़की उसे डरा रही है। दादी के लाख समझाने पर भी कि यहाँ तो कोई नहीं है, तुमने कोई सपना देखा होगा, बजरंगबली का नाम लेकर सो जाओ। वैसे तो अंदर बरामदे में एक पूजा घर भी था, वहाँ बजरंगबली की पूजा होती थी, लेकिन सब बेकार। 2-3 दिनों के बाद तो आधी रात में कमरे का दरवाजा भी खटखटाने की आवाज आने लगी। हाँ, मैं बिल्कुल सच बता रहा हूं आपसे कि कमरे के बाहर से ऐसा लगता था कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है। ऐसा लगता था मानो कोई अंदर आना चाह रहा हो। आश्चर्य की बात तो यह थी कि दरवाज़ा घर के भीतरी भाग में था, जहां बाहर से किसी के आने का कोई उपाय ही न था। बड़ी भयानक बात थी ये। और रात में आंखों की नींद गायब हो चुकी थी। दादी की चिंता इस घटना से अब बढ़ने लगी। थोड़े ही दिनों में राजीव का खाना पीना भी बहुत कम हो गया, लेकिन उसकी ताकत में कोई कमी न थी। हालांकि देखने में वह शारीरिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हो गया था। अब वह दिन में जब तक तरह तरह की आवाज़ें भी निकालने लगता। तरह तरह से मतलब है वैसी आवाज़ें जो सुनने में भयानक हो, जो लोगों की समझ में ना आए। और ऐसी ही आवाज़ें राजीव अपने मुंह से निकालने लगा था, जबकि पहले उसने ऐसा कभी नहीं किया था। कभी कभी उसकी आवाज़ समझ में नहीं आती कि वह कह क्या रहा है, और कभी कभी तो अलग अलग जानवरों की भी आवाज़ें भी निकालने लगा। धीरे धीरे यह बात घर के बाहर फैलने लगी। राजीव जब कभी ऐसी हरकतें शुरू करता तो पास पड़ोस के लोग जमा हो जाते। कुछ तो उसकी यह हालत देखकर चिंतित होते, तो कुछ के लिए राजीव मनोरंजन का साधन बन गया था। पड़ोस के कुछ लड़कों ने तो एक बार राजीव को बुरी तरह पीटा भी कि यह नकल करके घर वालों को परेशान कर रहा है। अब दादी के लिए समस्या यह थी कि वह करे तो क्या करे, जाए तो कहाँ जाए, उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। दादी की परेशानी को तो आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे। कई लोगों ने पहले तो राजीव को डॉक्टर के पास ले जाने की सलाह दी। शहर के कई अच्छे डॉक्टरों से दिखाने के बाद भी उसकी बीमारी के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। अंत में दादा दादी ने उसे दिल्ली ले जाने का निश्चय किया, ताकि वहाँ ले जाकर अच्छे अस्पताल में उसका इलाज करवाया जा सके। लेकिन बीमारी हो तब तो। यहाँ बीमारी तो कुछ और ही थी।
काफ़ी रुपये खर्च करने के बाद भी राजीव की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो सका। इलाज के सिलसिले में कुछ लोगों ने कहा कि आपने तो इलाज करवा कर देख लिया, अब आप किसी अच्छे तांत्रिक से दिखाएं, शायद इसका इलाज वो कर सके। अब दादी को भी लगने लगा था कि ये सारा काम जो है कोई डॉक्टर नहीं कर सकता है। इस समस्या का समाधान तो किसी भी डॉक्टर के पास नहीं है, बल्कि कोई तांत्रिक ही उन्हें इस समस्या से छुटकारा दिला सकता है। दादी ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि अब वह डॉक्टरों की बजाय तांत्रिक से राजीव को दिखलाएंगी। घर से थोड़ी दूर पर एक खानका था। ये वो स्थान होता है जहाँ शिक्षा दी जाती है और भूत वगैरह के या जिन्नात वगैरह के शरीर पर आ जाने से उनकी झाड़ फूक भी की जाती है। वहाँ एक प्रसिद्ध मौलाना लोगों को प्रेत बाधा से मुक्ति दिलाते थे। आश्चर्य की बात तो यह हुई कि जब कभी दादी उसे वहाँ ले जाती थी तो मौलवी साहब के पास ले जाने पर राजीव बिल्कुल ठीक ठाक रहता था, लेकिन कमरे से बाहर आते ही आत्मा फिर उस पर सवार हो जाती थी, अपनी पुरानी स्थिति में लौट आता था और पुरानी हरकतें करने लगता था। दादी जहाँ कहीं भी राजीव को लेकर गई, यही नाटक हमेशा दोहराया गया। राजीव की हालत भी अब दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। घर वाले भी काफ़ी परेशान रहने लगे थे। घर में सबका खाना पीना सोना हराम हो गया था। कई बार दादी ने लोगों की मदद से कई तांत्रिकों को भी घर पर बुलाया, लेकिन राजीव पर सवार आत्मा का उनके वश में आना तो दूर, आत्मा ने उन तांत्रिकों की वह दुर्गति की कि तांत्रिक दुम दबाकर भाग खड़े हुए, यह कहते हुए कि यह आत्मा बहुत ही ताकतवर है, आप किसी दूसरे तांत्रिक से संपर्क करें। अब अचानक एक दिन वह सच सामने आया जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप क्यों? जब तक मैंने कहानी नहीं सुनी थी और कहानी के इस भाग तक मैं नहीं पहुंचा था, मैंने भी कोई ऐसी कल्पना नहीं की थी और शायद आपके मन में भी ऐसी कोई कल्पना नहीं होगी जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। मैंने पहले ही कहा था कि यह कहानी 3 शहरों से जुड़ी है। मुंगेर और पटना का जिक्र मैं अभी कर चुका हूँ। अब तीसरा शहर कौन सा है? उस शहर का राजीव के जो आत्मा सवार है उसके साथ क्या संबंध है? हाँ, तो उस दिन ऐसा हुआ कि एक तांत्रिक को घर पर बुलाया गया था। लोगों ने कहा कि ये बहुत ही पहुँचे हुए हैं और ये निश्चित ही राजीव को प्रेत बाधा से मुक्ति दिला देंगे। लेकिन उस तांत्रिक ने घर में घुसते के साथ ही यह कह दिया कि मैं यह दावा नहीं कर सकता कि इस आत्मा को भगा दूंगा, लेकिन मेरी कोशिश यह होगी कि इस पर सवार आत्मा के बारे में आपको सही सही जानकारी दे सकूं और आप फिर अगला जो कदम समझ में आए आप वो उठा सकते हैं। आगे की कहानी गौर से सुने आप। मैं सही कह रहा हूँ कि आगे की कहानी आप पूरे गौर से सुने, तभी आप समझ पाएंगे कि काले जादू या आत्माओं का चक्कर क्या होता है। तांत्रिक ने सबसे पहले पास पड़ोस के लोगों से राजीव को एक स्थान पर बलपूर्वक बैठाने को कहा ताकि वह प्रेतात्मा को बांध सके। उसने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्रेतात्मा उसी का नुकसान कर देगी और राजीव पर नियंत्रण रखना मुश्किल हो जाएगा। राजीव को जबरन बरामदे में कुछ लोगों ने पूरी ताकत के साथ बिठाया। ना जाने उसमें इतनी शक्ति कहाँ से आ जाती थी कि लोग उसे वश में नहीं कर पाते थे। राजीव के बैठते ही तांत्रिक ने मंत्र पढ़ते हुए चारों ओर आटे से गोल घेरा बनाया और पड़ोसियों से राजीव को अब छोड़ देने को कहा। देखिए आश्चर्य की बात कि
कि जिस राजीव को कई लोग मिलकर भी अपने काबू में नहीं कर पाते थे, अब वह कोशिश करके भी उस घेरे से नहीं निकल पा रहा था। तांत्रिक ने राजीव पर सवार प्रेतात्मा से सवाल पूछना शुरू किया। तांत्रिक के पूछने पर प्रेतात्मा ने जो बताया उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्रेतात्मा ने बताया कि वह उसके साथ पटना से आई है। वह नहीं चाहती कि राजीव को परेशान करे, लेकिन वह चाहकर भी राजीव को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि उसे इसी काम के लिए लगाया गया है। पूछने पर आगे प्रेतात्मा ने अपना नाम भी बताया। यहाँ मैं कोई एक नाम सुविधा के लिए चुन लेता हूँ। मैं उसे सुधा के नाम से पुकारता हूँ। हालांकि उसने अपना असली नाम कुछ और ही बताया था। मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि इस कहानी के पात्रों के नाम बदल दिए हैं ताकि उनके परिवार को कोई ठेस न पहुँचे। हाँ, तो प्रेतात्मा ने बताया कि वह पटना में बीएससी कर रही थी। उसने अपने कॉलेज का नाम भी बताया। आगे उसने बताया कि एक सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। उसकी आत्मा को राजीव की मौसी ने अपने कब्जे में कर रखा है और वह उससे मनमाने काम करवाती है, लोगों को परेशान करवाती है। लेकिन उसे यह सब करना अच्छा नहीं लगता। वह ये नहीं चाहती कि किसी को परेशान करे, लेकिन उसकी भी लाचारी है। वह राजीव की मौसी के चंगुल से छूट नहीं पा रही है। राजीव को सताने के लिए उसकी मौसी ने ही उसके ऊपर उसे सवार कर दिया है। आप सुन रहे हैं ना? प्रेतात्मा की यह कहानी सुनकर लोगों ने कहा कि हम लोग तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास कर लें कि तुम जो कह रही हो वह सही है। अगर तुम बीएससी के फाइनल ईयर में थी तो कुछ मैथ्स दे रहा हूँ, क्या तुम बना सकोगी? प्रेतात्मा ने कहा कि मैथ तो मेरा सबसे प्रिय विषय था। राजीव को एक कॉपी पर बीएससी लेवल का कठिन सा मैथ हल करने के लिए दिया गया, जिसे उसने तुरंत ही हल कर दिया। इसी तरह मैथ्स के और साइंस के कई सवाल राजीव पर सवार प्रेतात्मा को दिए गए, जिसने उसका उत्तर सही सही और तुरंत ही दे दिया। अब तो लोगों को यह विश्वास हो चला कि प्रेतात्मा जो कुछ भी कह रही है वो सच सच कह रही है, क्योंकि 8 क्लास में पढ़ने वाला कोई भी बालक ऐसे सवालों के उत्तर नहीं दे सकता है। आगे तांत्रिक के पूछने पर उस प्रेतात्मा ने अपने घर का पता और परिवार वालों के बारे में भी बताया। उसने कहा कि पूर्णिया बस स्टैंड के पास उसके पिता का होटल है। उसने अपने पिता और होटल का नाम भी बताया। इतनी जानकारी लेने के बाद तांत्रिक ने कहा कि अब आपको सारी जानकारी हो चुकी है। इस प्रेतात्मा से मुक्ति के लिए कोई उपाय करें। इस प्रेतात्मा को वश में करना मेरे वश में नहीं है। तांत्रिक के जाने के बाद लोगों में उत्सुकता जगी कि प्रेतात्मा ने अपना जो पता बताया था उसकी भी जांच कर लेनी चाहिए। दादी की अपनी एक बहन पूर्णिया में थी। उसे फोन से जानकारी दी गई और कहा गया कि वह अपने स्तर से इसका पता करके बताए। दादी की बहन ने अपने पति को बताए गए पते पर भेजकर पता लगाया तो सारी बातें सच निकली। इस बात की पुष्टि प्रेतात्मा के पिता ने भी की कि हाँ, उसकी बेटी पटना में पढ़ती थी और सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हुई थी। अब सबसे बड़ी समस्या यह थी कि राजीव को प्रेतात्मा से छुटकारा कैसे दिलाया जाए। यह सबसे बड़ी समस्या थी। राजीव के एक अंकल पश्चिम बंगाल में रहते थे। जब उन्हें राजीव की कहानी का पता चला तो वे भी चिंतित हो उठे। अपने मित्रों से छानबीन करने पर पता चला कि उनके घर से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर ही एक काली मंदिर है,
जहाँ एक प्रसिद्ध तांत्रिक रहते हैं। वे वहीं से लोगों की समस्याओं का समाधान कर देते हैं। यहाँ मैं उस तांत्रिक पुजारी का नाम पता आपको देना चाहता था, लेकिन अब किसी कारणवश उनकी शक्ति नष्ट हो चुकी है और इसलिए मैं उनका नाम पता नहीं देना चाहता। हाँ, तो उस तांत्रिक बाबा के बारे में पता चलते ही तीसरे ही दिन राजीव को घर में उसके मम्मी पापा की देख रेख में छोड़कर वे उस मंदिर में आ पहुँचे। उस मंदिर में जहाँ वो तांत्रिक बाबा रहते थे। मंदिर में काली की एक मूर्ति थी। कमरे के बाहर एक चौकी पर वो तांत्रिक बाबा बैठे हुए थे। सामने 50 आदमी अपनी अपनी समस्या को लेकर बैठे थे। उन लोगों में कुछ औरतें भी थी, कुछ मर्द थे और कुछ कम उम्र के भी बच्चे थे। दादा दादी जी सबसे पीछे जाकर बैठ गए, क्योंकि वो बाद में आए थे। तभी बाबा ने हाथ से इशारा करते हुए कहा कि आप लोग काफ़ी दूर से आए हैं और काफ़ी परेशान हैं, इसलिए आप आगे आ जाएं। ये होती है सच्चे तांत्रिक या सच्चे भक्त की पहचान। आज तो आप जहाँ कहीं भी जाओ, ऐसे लोग हजारों रुपए की मांग कर बैठते हैं। समस्या के समाधान की भी कोई गारंटी नहीं होती। हाँ, तो मैं उस तांत्रिक बाबा की बातें कर रहा था। तांत्रिक बाबा ने जैसे ही दादा दादी को आगे आने को कहा, उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे आगे आकर बैठ गए। उन्होंने अपनी परेशानी कहना शुरू ही किया कि तांत्रिक बाबा ने इशारे से चुप हो जाने को कहा। आंखें मूंदकर वे ध्यानमग्न हो गए। उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि उन्हें अपार कष्ट हो रहा हो, शारीरिक कष्ट। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। दादा दादी के अलावे वहां उपस्थित सारे लोग यह सब बड़े ही आश्चर्य के साथ देख रहे थे। थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और कहा कि आपका पोता राजीव ठीक हो चुका है और अभी खिचड़ी खा रहा है। यह सुनकर दादा दादी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि लगभग 300 मील दूर की बात तो बाबा ऐसे कर रहे हैं मानो वे अपनी आंखों से यह सब सामने में देख रहे हों। बाबा मन का भाव समझ गए। उन्होंने कहा कि अगर घर के पास किसी के पास फ़ोन है तो आप उनसे फ़ोन करके पूछें। जब घर पर फ़ोन करके पूछा गया तो पता चला कि बाबा की बातें 100% सही है। दादा दादी बाबा के पैरों पर गिर पड़े। सच में राजीव की हालत बिल्कुल घर में सामान्य थी और राजीव जो पहले 2-3 चम्मच से ज़्यादा नहीं खा पा रहा था, अभी तक उसने लगभग 1 कटोरा खिचड़ी खा लिया था। बाबा ने अपने पास से 11 रुपये दादा दादी को दिए और कहा कि घर जाकर इस रुपये से आप लड्डू खरीदना और उस लड्डू को कुत्ते को खिला देना। माँ ने आपके पोते की सारी बाधा दूर कर दी है। आप समझ रहे ना, माँ का मतलब है काली माँ से। 2 साल तक इतनी परेशानी झेलने के बाद आखिर राजीव को प्रेतात्मा से मुक्ति बाबा की कृपा से मिल गई। बाबा की कृपा से कहें या माँ काली की कृपा से कहें, जो भी कहें। अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या हो तो माँ काली उस समस्या का अंत करें, मेरी उनसे यही प्रार्थना है। जैसे माँ काली ने राजीव की मदद की, वो आप सबों की भी मदद करें। कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। एक नई कहानी लेकर फिर आपके समक्ष जल्दी आऊँगा। हाँ, चलते चलते मेरी एक बात मान लें, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और आपके मित्र जो ऐसी कहानियाँ सुनना चाहते हैं उसके पास कृपया मेरे इस कहानी को शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।